नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए, जैसे कि आपको पता है, आप अभी पढ़ रहे हैं कृषि से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र, जिसके अंतर्गत हमने ऑलरेडी पशुपालन को कवर कर लिया है और मत्स्यिकी को भी हमने कवर कर लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं उद्यानिकी के बारे में। तो एक बार देख लेते हैं पशुपालन के अंतर्गत हमने क्या क्या चीज़ें पढ़े। देखिए, डेयरी क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा था, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड था। उसके बाद हमने राष्ट्रीय दुग्ध विकास कार्यक्रम, जिसकी नोडल एजेंसी के रूप में आपको डेयरी विकास बोर्ड देखने को मिला। उसके बाद हमने बेसिक तौर पर राष्ट्रीय गोकुल मिशन और डेयरी संस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष के बारे में यहाँ पे विस्तार से जाना। फिर उसके बाद मत्स्यिकी की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें जो डेटा फैक्ट के रूप में जाने, साथ में राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड के बारे में जाना। इसके बाद कुछ प्रमुख बोर्ड एवं मुख्यालय, साथ में कुछ प्रमुख कृषि के संस्थान और ताजे फल एवं सब्जियों से संबंधित और मछली उत्पादक शीर्ष राज्य के बारे में हमने यहाँ बात की। अब हम बात करने वाले हैं उद्यानिकी, जो कि कृषि के अन्य क्षेत्र के अंतर्गत तीसरा महत्वपूर्ण यहाँ पे क्षेत्र माना जाता है। तो देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उद्यानिकी या उद्यान विज्ञान के अंतर्गत अगर बात करें तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोला जाता है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, याद रखिए आप, इसको हॉर्टिकल्चर बोला जाता है इंग्लिश में। अब यहाँ बात करें हम उद्यान विज्ञान की या फिर हम बोले बागवानी की, तो इसके अंतर्गत वैज्ञानिक विधि से जो फल होते हैं, सब्जियाँ होती है। ठीक है, ये गलत लिखा है यहाँ पे, देख लीजिएगा, ये इसको सही कर लिए। फूल होते हैं, मसाले होते हैं, औषधि या फिर अन्य प्रकार के जो रोपण प्रकार की जो फसलें होती हैं, उनकी यहाँ पे कृषि की जाती है। तो इन सभी को यहाँ पे क्या बोला जाता है, उद्यानिकी बोला जाता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें यहाँ पे तो बागवानी के अंतर्गत यहाँ पे औषधीय एवं सुगंधित पौधों का भी उत्पादन किया जाता है। साथ में हम देखें वर्ष यहाँ पे वर्ष 2017-18, ये देखने से पहले एक और चीज़ हम देख सकते हैं। जैसे पारंपरिक कृषि की बात करें तो पारंपरिक कृषि की तुलना में बागवानी फसलों की जो कृषि होती है वो अधिक विशिष्ट होती है, साथ में तकनीकी प्रधान होती है और लाभकारी उद्यम उसको बोला जाता है। 2017 और 18 की यहाँ बात करें हम तो 2017-18 में भारत में बागवानी फसलों का कुल उत्पादन लगभग यहाँ पे देख सकते हैं 305 मिलियन टन के आसपास यहाँ पे देखने को मिला। मतलब संभावना है इस प्रकार की, यानी लगभग इतना हम देख सकते हैं, जो कि वर्ष 2016 और 17 यानी कि इसका जस्ट पीछे का जो वर्ष था 2016-17, उसके उत्पादन की अगर बात करें यहाँ पे तो हमको 300 मिलियन टन देखने को मिला था। लगभग 1.6% यहाँ पे अधिक देखने को मिला जो एक वर्ष पश्चात यानी 2017-18 में 2016-17 की अपेक्षा। ठीक है, यदि पिछले 5 वर्षों की अगर बात करें, पिछले 5 वर्ष यानी कि हम बात करें 2017-18 से लेकर पीछे 5 वर्ष, तो उसमें हम देख सकते हैं तो 8% उत्पादन यहाँ पे अधिक हुआ है। यानी कि पिछले अगर 5 वर्ष की बात करें तो 8% वहाँ पे कम था। वर्ष 2012-13 से लेकर वर्ष 2017-18 तक यह लगातार छठा वर्ष हम देख सकते हैं जब बागवानी फसलों का जो उत्पादन है, खाद्यान्न उत्पादन जो 276 मिलियन टन से अधिक हुआ है। इसके अलावा 2017-18 में जो बागवानी में अगर बात करें तो बागवानी की कृषि के अंतर्गत प्रयुक्त क्षेत्रफल लगभग यहाँ पे हमको 24.9 मिलियन हेक्टेयर के आसपास देखने को मिला, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में कितना था, 0.3% अधिक था। तो ये कुछ बेसिक डाटा था किसके अंतर्गत, बागवानी के अंतर्गत। इसके बाद हम कुछ बेसिक तौर पर जान लेते हैं इसी के अंतर्गत। जैसे हम सबसे पहले जानते हैं राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और एक जानेंगे एकीकृत बागवानी विकास मिशन। तो पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, जिसे हम नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड बोलते हैं। और इसकी स्थापना की बात करें तो वर्ष 1984 में इसकी स्थापना हुई थी और एक प्रकार की स्वायत्त संस्था यानी कि ऑटोनॉमस बॉडी है। और ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में 1984 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय हमको गुरुग्राम हरियाणा के अंतर्गत देखने को मिलेगा भारत में। इस बोर्ड के प्रमुख उद्देश्य की अगर बात करें तो बोर्ड में हमको देखिए उद्देश्य यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। कौन कौन से उद्देश्य देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे बागवानी उद्योग का एकीकृत विकास करना है। ठीक है, इसके अलावा फल एवं सब्जियों के उत्पादन एवं प्रसंस्करण को उच्च स्तर पर बनाए रखना। साथ में अगर देखें तो ताजे बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज श्रृंखला की जो एकीकृत अवसंरचना है उसका विकास करना। उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना। इसके अलावा उच्च तकनीक आधारित वाणिज्यिक बागवानी का विकास करके कुछ विशेष क्षेत्रों को बागवानी हब के रूप में विकसित करना। ये प्रमुख उद्देश्य थे किसके, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के। इसके बाद हम देखें तो हमको देखने को मिलता है एकीकृत बागवानी विकास मिशन। तो इसके अंतर्गत यहाँ हम देख सकते, देखिए इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इसे इंग्लिश में बोला जाता है MIDH। MIDH का मतलब क्या होता है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर ये। और अगर हिंदी में बात करें तो एकीकृत बागवानी विकास मिशन। तो इसके अंतर्गत क्या था, तो एकीकृत बागवानी मिशन जो था, विकास मिशन जो था, फल सब्जियां जड़ व कंद जो फसल होती थी, मशरूम होती थी, मसाले, फूल, सुगंधित
जो भी पौधे होते थे, नारियल, काजू, कोको, या इसके अलावा हम देखें तो बांस, इन सभी चीज़ों की यहाँ पे फसलों के संपूर्ण विकास की जो है केंद्र प्रायोजित इसको योजना बोला जाता है। यानी कि ज़्यादातर जो व्यय का भार है वो कौन वहन करेगा? केंद्र के द्वारा, यानी सेंटर के द्वारा यहाँ पे वहन किया जाएगा। यह योजना जो थी, इस योजना से संबंधित विकास कार्यक्रमों में जो केंद्र और राज्य की जो भूमिका थी, यानी कि हमने बात करी केंद्र प्रायोजित योजना है तो 85% जो भाग है वो केंद्र वहन करेगा, और स्टेट की अगर बात करें तो स्टेट बचा बाकी 15%। तो इस प्रकार से अनुपात के रूप में यहाँ पे इस योजना को या इस मिशन को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया गया। और पूर्वोत्तर राज्य की अगर बात करें, हिमालय राज्य के मामले में, तो पूरा का पूरा व्यय यानी कि 100% यहाँ पे व्यय किसके अंतर्गत देखने को मिलेगा? केंद्र सरकार, यानी कि स्टेट का उसमें किसी भी प्रकार का योगदान देखने को नहीं मिलेगा। परंतु जो पूर्वोत्तर और हिमालय क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे 15% योगदान किसका देखने को मिलेगा? जो अन्य राज्य है उनका, और 85% केंद्र सरकार का। इसके अलावा बांस विकास संहित राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड तथा केंद्रीय बागवानी संस्थान के कार्यक्रमों के लिए 100% बजटीय योगदान भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये केंद्र प्रायोजित योजना हमने देख ली। अब ये देख सकते, देखिए ये भी देख ली हमने, ठीक है। अब उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य की अगर बात करें तो उद्देश्य हमको क्या देखने को मिलते हैं इसके अंतर्गत? देखिए यहाँ पे आपको बागवानी क्षेत्र के बहुमुखी विकास को प्रोत्साहन देना, और प्रत्येक राज्य अथवा जो क्षेत्र है उसकी जलवायु विविधता के अनुरूप क्षेत्र आधारित अलग अलग कार्यनीति अपनाना। साथ में हम देखें तो कृषि को FIG यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्रुप, जिसे हम FIG बोलते हैं शॉर्ट में, इसके अलावा FPO, ठीक है, जिसे हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे FPO शॉर्ट में बोलते हैं। इसके अलावा आपको देखने मिलेगा FPC, जिसे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज बोला जाता है, FPC। तो इन सभी में ये जो है, इसमें कृषक समूह से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि समानता व्यापकता आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जा सके। साथ में हम देखें तो बागवानी उत्पादन की उन्नति, किसानों की संख्या में वृद्धि, आय एवं पोषाहार सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये सारे उद्देश्य किसके माने जाते थे? यहाँ हम देख सकते हैं ये थे एकीकृत बागवानी विकास मिशन के। तो ये हमने दो चीज़ें यहाँ पे देखे, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के बारे में देखें, इसके अलावा एकीकृत बागवानी विकास मिशन के बारे में देखें। अब बात करते हैं हम फल उत्पादन की। तो देखिए यहाँ पे आपको फल उत्पादन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें देखने मिलेगी? आम, सेब है, अनार है, केला, नाशपाती, पपीता। इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे अनानास आप बोल सकते हैं, अंगूर, संतरा, नारियल, खुबानी, ये आदि जो है भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख फसल है। प्रमुख मतलब फल वाली फसल है। और भारत में जलवायु, स्थलाकृति एवं जो मृदा संबंधी अनेक विभिन्नता हमको देखने को मिलती है, अनेक विशिष्टताएं देखने को मिलती है। तो इसलिए यहाँ पे संपूर्ण भारत में विविध प्रकार के फलों का उत्पादन किया जाता है, जिनके बारे में हमने यहाँ पे देखे हैं। अब बात करते हैं वर्ष 2016 और मतलब 2015 और 16 की बात करें तो यहाँ पे हमको 63 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में फलों की कृषि करती हुई यहाँ पे देखी गई, जिसमें 9 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक फलों का यहाँ पे उत्पादन देखने को मिला। और बागवानी कृषि उत्पादन की जो वार्षिक वृद्धि है उसमें सब्जियों की अपेक्षा फलों का अधिक योगदान देखने को मिला। तो बेसिक चीज़ें थी फल उत्पादन से रिलेटेड कुछ डाटा। इसके बाद आपको देखने को मिलता है राष्ट्रीय नींबू वर्गीय फसल अनुसंधान केंद्र। तो यहाँ पे नींबू वर्गीय जो फल, विशेषकर अगर बात करें तो संतरा, इस पर शोध करने एवं इस संबंध में आवश्यक जो तकनीक है उसके विकास के लिए 1985 में, बस 1985 में नागपुर जो कि महाराष्ट्र में है, इसमें नींबू वर्गीय जो फसल है अनुसंधान केंद्र की यहाँ पे स्थापना की गई। इसके अलावा 2014 की बात करें तो यहाँ पे असम जो कि पूर्वोत्तर राज्य है, इसमें विश्वनाथ चरियाली में इस संस्थान के एक आंचलिक केंद्र की यहाँ पे स्थापना की गई। इसके अलावा भारत जो है फल के उत्पादन में, यानी कि भारत की अगर बात करें, भारत आम, यहाँ पे देखिए आम के उत्पादन में, ठीक है, भारत में आम उत्पादन कितना होता है? भारत में आम उत्पादन यहाँ पे 23.47% हिस्सेदारी है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे क्या है? उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा भारत जो है, भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर, यानी चीन में सबसे अधिक फलों का उत्पादन किया जाता है। समग्र रूप से अगर देखें तो भारत में दूसरे स्थान पर यहाँ पे किया जाता है। भारत वैश्विक स्तर पर आम, केला एवं जो पपीता है उसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर यहाँ देखने को मिलता है। और भारत में आम की लगभग 1000 किस्में पाई जाती है। और व्यावसायिक स्तर की बात करें तो कुछ ही किस्मों का यहाँ पर उत्पादन देखने को मिलता है, जैसे आप नाम भी सुने होंगे आम के, तो दशहरी आम होते हैं, अल्फांसो, नीलम, लंगड़ा आम, केसर, सुवर्ण रेखा, ये सारे आम के वैरायटी है, ठीक है। मतलब 1000 से भी ज़्यादा यहाँ वैरायटी देखने को मिलती है, परंतु कुछ ही किस्मों का यहाँ पे उत्पादन देखने को मिलता है भारत के अंतर्गत।
इसके अलावा देखिए, हमने जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा आम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है हमारे भारत के अंतर्गत जो स्टेट है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, गुजरात, ये अन्य आम उत्पादक राज्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भारत के शीर्ष फल उत्पादक जो राज्य है उसकी अगर बात करें 2017-18 के अनुसार ये डाटा है, तो देखिए आंध्र प्रदेश सबसे अधिक है, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर गुजरात है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिली किसके अंतर्गत, फल उत्पादन के अंतर्गत। और फलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की दृष्टि से कर्नाटक का प्रथम स्थान यहाँ देखने को मिलता है। कर्नाटक में देखिए 1903 टन प्रति हेक्टेयर के रूप में यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा हम विभिन्न फलों के शीर्ष उत्पादक राज्य की अगर बात करें, देखिए जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इनको मैं ज़्यादा यहाँ पे पढ़कर नहीं दिखाऊंगा आपको, आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेना है और एक दो बार पढ़ना है। जैसे आम की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, आंध्र प्रदेश है, फिर कर्नाटक है। अंगूर की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, उसके बाद आप देख सकते हैं तमिलनाडु। फिर अमरूद है, उसी इसमें आप स्टेट देखते जाइए, अनार है, सुपारी है, सेब, केला, कोको, कटहल। इसके अलावा काजू की बात करें, खरबूज, लीची, मौसम्बी की बात करें। इसके अलावा नींबू, नाशपाती, पपीता, नारियल, तरबूज, आंवला, अनानास, अखरोट, बादाम, चीकू और संतरा, ये सभी आपको देखने को मिलते हैं। देखिए ये जो पहले नंबर पर, यानी कि इसके बाद यहाँ पे स्टेट आपके कम होते हैं, यानी कि घटते क्रम में देखने को मिलेंगे इनके उत्पादक के रूप में। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं इसको यहाँ पे ब्लैंक कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न फलों के शीर्ष उत्पादक देश की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाले में हमने क्या देखें, यहाँ राज्य की बात करें, मतलब ऊपर वाले में हमको राज्य देखने को मिला भारत के अंतर्गत। अब विश्व स्तर की बात करें तो फल उत्पादक देशों के नाम यहाँ पे दिए हैं। तो देखिए अंगूर की बात करें, जो हमारा भारत पहले नंबर पर है उनको आप ज़्यादा विशेष तौर पर भूमिका यहाँ पे इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। जैसे अंगूर की बात करें तो ये तो चीन में पहले नंबर पर, यहाँ भारत आ ही रहा, तो ये क्वेश्चन नहीं। यहाँ पे आम की बात करें, देखिए भारत पहले नंबर पर है, तो ये आप ध्यान दे सकते हैं। अमरूद की बात करते हैं, यहाँ भी भारत पहले नंबर पर है, आंवला में भी भारत पहले नंबर पर। इसके अलावा देखिए यहाँ सेब में भारत 5वें नंबर पर है। संतरा की बात करें, संतरा में 3रे नंबर पर है। साथ में देखिए सपोटा जो है एक प्रकार का फल, तो ये भारत पहले नंबर पर है। केला में भी भारत पहले नंबर पर है। लीची में तो यहाँ नाम ही नहीं आ रहा। मूंगफली की अगर बात करें तो यहाँ भारत दूसरे नंबर पर है। नारियल में पहले नंबर पर है। इसके अलावा देखिए नींबू में भारत 5वें नंबर पर है। नाशपाती में भारत 7वें नंबर पर है। पपीता की अगर बात करें तो यहाँ पहले नंबर पर, अनार पहले नंबर पर। इसके अलावा अखरोट की बात करें तो अखरोट में 8वें नंबर पर है भारत का स्थान। बादाम में यहाँ नाम ही नहीं आ रहा। उसके अलावा काजू में 3रे नंबर पर है। तो ये विशेष तौर पर हमने कुछ देशों के नाम देखे, मतलब शीर्ष उत्पादक देश जो फल से संबंधित हैं और शीर्ष उत्पादक राज्य जो कि फल से संबंधित है। तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिली फल उत्पादन से संबंधित। इसके अलावा हमको एक डाटा और देखने को मिलता है 2016 के अनुसार। अभी लेटेस्ट डाटा की अगर बात करें तो वो अपडेट हो गया होगा, ठीक है, तो आप उसमें चेंजेस देख सकते हैं। यहाँ देखिए 2016 में चीन में उत्पादन जो था वो इस प्रकार आप डाटा देख सकते हैं। फिर उसके बाद देखें तो आप देखिए भारत में, फिर उसके बाद ब्राज़ील में, नेक्स्ट हम देखें तो यूएसए में, यानी कि अमेरिका में, और फिर तुर्की में। तो ये आप देख सकते हैं उत्पादक जो है कितना उनका हुआ था, यहाँ पे डाटा दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं सब्जी उत्पादन की। सब्जी उत्पादन यानी कि वेजिटेबल प्रोडक्शन की। तो भारत की अगर बात करें तो भारत एक प्रमुख सब्जी उत्पादक देश के रूप में जाना जाता है। और भारत की जो विविधतापूर्ण जलवायु है, जैसे कि हमने फल के बारे में बात किए थे, तो उसी प्रकार यहाँ जो भारत है, भारत की विविधतापूर्ण जलवायु वर्ष भर अनेक प्रकार की जो सब्जियाँ है उनका उत्पादन सुनिश्चित करती है। और यहाँ पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र से लेकर तटीय जो भाग है उन तक बड़े स्तर पर सब्जियों की कृषि यहाँ पर की जाती है भारत में। इसके अलावा लगातार जनसंख्या यहाँ वृद्धि होती जा रही है, तो उसके लिए यहाँ पे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सब्जियों का महत्वपूर्ण स्थान के रूप में वहाँ देखा जाता है। और एक संतुलित आहार में हम देखें तो संतुलित आहार में प्रति जो व्यक्ति होता है उससे 300 ग्राम प्रतिदिन जो सब्जियाँ है उसकी आवश्यकता यहाँ देखने को मिलती है। जबकि भारत की बात करें तो यहाँ उपलब्धता कितनी है, उपलब्धता यहाँ देखने को मिलेगी 377 ग्राम प्रतिदिन यहाँ पे उपलब्धता देखने को मिलती है भारत में। चाहिए कितनी, 300 ग्राम प्रतिदिन, जबकि भारत में ज़्यादा यहाँ देखने को मिलती है। फिर वहीं बात करें वर्ष 2014-15 की, 2014-15 में 9.54 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर सब्जियों की कृषि यहाँ पे की गई, ठीक है, जिसमें 169.47 मिलियन मीट्रिक टन यहाँ पे जो है सब्जियों का उत्पादन किया गया। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है कृषि, मतलब यानी कि सब्जी उत्पादन के अंतर्गत। और भारत में अदरक और जो भिंडी की जो फसल है उसके उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर रहा। जबकि आलू, प्याज, फूल गोभी, बैंगन, पत्ता गोभी,
आदि जो सब्जी है उसको उसके उत्पादन में भारत जो है दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है, इसके अलावा वैश्विक स्तर की बात करें तो वहाँ सब्जी उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। ये डाटा भी आप याद रख सकते हैं। भारत में सब्जियों की उत्पादकता की अगर बात करें 17.5 टन प्रति हेक्टेयर, जो विश्व की औसत उत्पादकता की अगर बात करें तो यहाँ 18.8 टन प्रति हेक्टेयर से कम मानी जाती है। ठीक है, विश्व में औसत इतनी है और हमारे भारत में कितनी है 17.4 टन, 4 या 5 टन यहाँ प्रति हेक्टेयर की देखी जाती है। कुछ यहाँ पे आंकड़े दिए हैं, जैसे कि अगर बात करें शीर्ष 5 सब्जी उत्पादक राज्य जो कि 2017-18 के अनुसार यहाँ डाटा दिया है। जैसे प्रथम नंबर पर बात करें तो उत्तर प्रदेश, जहाँ पे आप उत्पादन की जो संख्या है वो देख सकते हैं 283.16। द्वितीय स्थान पर पश्चिम बंगाल, तृतीय स्थान पर मध्य प्रदेश, चतुर्थ स्थान पर बिहार और 5वें स्थान पर महाराष्ट्र है। तो ये कुछ डाटा था। फिर बात करें सब्जी की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो हमको देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में 14.57 लाख हेक्टेयर में यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, डाटा आप देखते रहिए। तृतीय स्थान पर मध्य प्रदेश जो कि हमारा मध्य प्रदेश है, चतुर्थ बिहार में और 5वें नंबर पर फिर यहाँ महाराष्ट्र में है। प्रमुख सब्जी की जो फसल है उसके क्षेत्र की अगर बात करें तो इसमें जो सब्जी क्षेत्र एवं उत्पादन है 2017-18 के अनुसार, तो यहाँ देखिए आलू की अगर बात करें 1000 टन में दिया है, देखिए 51,310 टन यहाँ देखने को मिल रहा है। और क्षेत्रफल की बात करें तो 2142,000 हेक्टेयर की जो है क्षेत्रफल में यहाँ पे इतना उत्पादन हुआ। फिर प्याज की बात करें 23,262, 1285 इसका हज़ार हेक्टेयर मतलब 1285 हेक्टेयर में थी ये। साथ में देखें तो देखिए टमाटर की 19,759 और ये आप उसका क्षेत्रफल देख सकते हैं। बैंगन में 730 और इसका क्षेत्रफल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे एक और बहुत बड़ा डाटा आपके सामने नज़र आ रहा है जिसमें दिया है सर्वाधिक सब्जी उत्पादक देश एवं भारत के राज्य, जो कि 2017-18 के अनुसार है। तो सब्जियाँ यहाँ पे लिस्ट दी गई है। फिर उसके बाद फसल के अंतर्गत जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य वो यहाँ देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक यहाँ पे उत्पादक देश की बात करें तो वो देखने को मिलते हैं। विश्व उत्पादन में भारत का स्थान देखने को मिलता है। और भारत के राज्य की बात करें तो यहाँ पे भारत के राज्य दिखते हैं। तो आलू की बात करें तो यहाँ पे देखिए फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है यहाँ पे कहाँ देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक उत्पादक देश यहाँ चीन और दूसरा जो है भारत का स्थान है। तो यहाँ देखिए भारत का स्थान किस किस में दूसरा है। चलिए प्रथम वाला याद रख लेते हैं, प्रथम कहाँ पे है, भिंडी में। ठीक है, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। तो ये भारत जहाँ पे प्रथम स्थान पर है वो बस आप ज़्यादा ध्यान रखिए। अदरक यहाँ देखिए मैंने बताया था अदरक और भिंडी में भारत पहले नंबर पर है, बाकी में सब में चीन है और उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है, भारत है। ठीक है, और बाकी आप देखें तो टॉप लेवल पर जो है यहाँ पे भारत के राज्य दिए हैं और कुछ अन्य जो है देखिए यहाँ पे आपको भारत के राज्य दिख रहा है। तो ये डाटा भी आप स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कुछ और चीज़ें हमको देखने को मिलती है नेक्स्ट। जैसे हम बात करें मसाला उत्पादन की। मसाला उत्पादन में मतलब मसाला को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, स्पाइस प्रोडक्शन इसको बोला जाता है। ठीक है, स्पाइस प्रोडक्शन यानी कि मसाला उत्पादन। तो भारत जो है मसाला और जो मसाला उत्पाद है उसके उत्पादन में विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता एवं निर्यात करता है। तीनों चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। उत्पादक भी है, उत्पादक यानी कि प्रोडक्शन करने वाला भी है, उपभोक्ता यानी कि उपभोग करने वाला भी है, और निर्यात करते यानी कि दूसरे देशों को भेजने वाला भी। तो विश्व में सबसे बड़ा माना जाता है भारत उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातकर्ता के रूप में। और विभिन्न प्रकार के जो मसाले हैं उनको उत्पादन करने के कारण भारत को मसालों का घर भी कहा जाता है। ठीक है, अब मसालों का घर खास करके केरल की बात करें तो केरल में हमको यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलती है। मसालों का बागान केरल को कहा जाता है और भारत को मसालों का घर कहा जाता है। वर्ष 2014-15 की बात करें तो इनके आंकड़ों के अनुसार हमको भारत में 3.16 मिलियन हेक्टेयर उत्पादन जो है मसालों की कृषि, मतलब मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र पर मसालों की कृषि की गई, जिसमें कुल हमको 5.91 मिलियन मीट्रिक टन जो है मिलियन मीट्रिक टन यहाँ पे मसालों का उत्पादन देखने को मिला। यानी कि क्षेत्रफल कितना था 3.16 और उत्पादन हुआ 5.91 मिलियन मीट्रिक टन और ये मिलियन हेक्टेयर यहाँ पे क्षेत्रफल था। इस प्रकार भारत में मसालों की उत्पादकता 1.87 टन प्रति हेक्टेयर के रूप में देखी गई। मसालों की कृषि की बात करें तो मसालों की कृषि के अंतर्गत क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश यहाँ टॉप लेवल पर देखने को मिलते हैं। और वैश्विक मसाला व्यापार में यहाँ पे 10%
10% योगदान के साथ भारत शीर्ष स्थान पर देखने को मिला। इसके पश्चात बांग्लादेश, तुर्की एवं चीन का स्थान देखने को मिला। इसके बाद हम देख सकें तो यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट हमको नजर आते हैं। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे काली मिर्च की, तो काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है। ठीक है, पहले काली मिर्च का काफ़ी व्यापार किया जाता था वास्को डी गामा के समय, आपको पता भी होगा। और इसको काला सोना तथा इलायची को मसालों की रानी भी कहा जाता है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। भारत के कुल निर्यात में काली मिर्च एवं हल्दी का सामूहिक रूप से 50% का योगदान है, दोनों चीज़ों का। इसके अलावा विश्व में काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन वियतनाम के द्वारा यहाँ पे किया जाता है, जबकि भारत जो है दूसरे नंबर पर देखने को मिलता है। इसके अलावा देश के कुल काली मिर्च उत्पादन का लगभग 94% तथा इलायची उत्पादन का 60% भाग केरल में उत्पादित किया जाता है। टॉप 5 यानी कि शीर्ष 5 मसाला उत्पादक राज्य, जो कि 1000 टन में 2014-15 के अनुसार गुजरात है पहले नंबर पर। ठीक है, तो यहाँ देखें 800 कितना है 848, और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, फिर राजस्थान है, उसके बाद तमिलनाडु है और तेलंगाना है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ दी है, जैसे मसालों के शीर्ष उत्पादक राज्य 2014-15 के अनुसार केसर सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, काली मिर्च केरल में सबसे ज़्यादा, बाकी अन्य राज्य में। इलायची केरल में, अदरक केरल में, तो केरल देखिए यहाँ पे मसालों का घर केरल के नाम से ही जाना जाता है। जीरा राजस्थान में, लौंग तमिलनाडु में, मिर्च की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में, ये मिर्च जो ग्रीन वाली होती है वो होती है कर्नाटक में, हल्दी आंध्र प्रदेश में, धनिया राजस्थान में, लहसुन मध्य प्रदेश में, मेथी राजस्थान में, वनीला है कहाँ पे कर्नाटक में। तो ये आप आंकड़े कुछ ध्यान में रख सकते हैं अपने जानकारी के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ हमको देखने को मिलती है पुष्प उत्पादन। पुष्प यानी कि जो फूल होते हैं, फूलों का उत्पादन, फ्लावर प्रोडक्शन जिसे बोलते हैं। और भारत की बात करें तो भारत में पुष्प उत्पादन की एक प्राचीन परंपरा देखने को रही है, मतलब देखने को मिलती है, परंतु आर्थिक दृष्टि से बात करें तो लाभदायक व्यवसाय के रूप में पुष्प उत्पादन बहुत बाद में प्रारंभ हुआ है। ठीक है, भारत सरकार ने फूलों की खेती, जिसे फ्लोरिकल्चर बोला जाता है, उसको एक सनराइज उद्योग के रूप में पहचान प्रदान की है। और 100% यहाँ पे निर्यात उन्मुख है। निर्यात उन्मुख का मतलब पूरा का पूरा 100% यहाँ पे निर्यात इसका किया जाता है। निर्यात उन्मुख स्थिति प्रदान की गई है और यह एक उच्च वृद्धि वाला उद्योग माना जाता है, जो निर्यात की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा हम देखें तो 2014-15 के अनुसार यहाँ पे 248 लगभग हम देख सकते हैं, 248 या 249 हज़ार हेक्टेयर पर फूलों की कृषि की गई, जिसके परिणाम स्वरूप हमको यहाँ पे 1658,000 टन खुले फूल जो थे, यानी कि लूज जो फ्लावर थे, तथा 427,000 टन जो है काटे हुए या कटे हुए फूल, जो कट फ्लावर्स कहते हैं, वो यहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, इसके अलावा देखिए हमको कुछ और चीज़ें देखने को मिलती है। 2016 और 17 की बात करें तो यहाँ पे 22,086 मीट्रिक टन पुष्प उत्पादों का निर्यात करके यहाँ पे 548 या 549 करोड़ रुपए की आय अर्जित की गई। भारत के पुष्प उत्पादन हेतु अमेरिका, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमीरात है यानी संयुक्त अरब अमीरात आदि बड़े जो विदेशी बाजार यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसके कारण यहाँ पे भारत को काफ़ी आय अर्जित की जाती है भारत के द्वारा। इसके अलावा पुष्प कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जो राज्य है वो हम देखें तो प्रथम स्थान पर कर्नाटक है, जिसके अंतर्गत आप 1000 हेक्टेयर में 19.16 हज़ार हेक्टेयर यहाँ पे क्षेत्रफल देखने को मिलता है। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल देखने को मिलता है। टॉप 5 यानी कि शीर्ष 5 पुष्प उत्पादक राज्य की बात करें 2016 में, तो देखिए यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कर्नाटक, जो कि 19.16 हज़ार हेक्टेयर देखने को मिलता है। तमिलनाडु की बात करें तो 14.19, इसके अलावा पश्चिम बंगाल 12.28 देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश में 5.93, महाराष्ट्र की बात करें 3.56 हज़ार हेक्टेयर देखने को मिलता है। लूज यानी कि खुले फूलों की बात करें तो खुले फूलों के रूप में उत्पादक राज्य प्रथम स्थान पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है, फिर उसके बाद कर्नाटक है। कुछ और चीज़ें यहाँ देख लेते हैं, जैसे एपिडा, जिनके बारे में हम पढ़े थे। एपिडा जिसका फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे एपिडा बोलते हैं, और ये वर्ष 1986 में स्थापित संस्था जो है फूलों की कृषि के विकास एवं निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए काफ़ी उत्तरदायी मानी जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। एपिडा के बाद अगर देखें तो देखिए भारत में जो गुलाब है, मुगल के समय जो बाबर आया था, बाबर मुगल के समय, अच्छा बाबर का आगमन भारत में कब हुआ था वो आपको बताना, यानी कि उसके द्वारा शुरुआती 4 युद्ध भी लड़े गए थे और उसके बाद वो मतलब उसकी मृत्यु भी हो गई, ऐसा देखने को मिलता है हमको। तो बाबर का आगमन कब हुआ वो आपको बताना कमेंट बॉक्स में। तो भारत में जो गुलाब है मतलब मुगलों के द्वारा यानी बाबर के समय, बाबर के द्वारा ईरान तथा जो मध्य एशिया है
उससे लाए गए थे और गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है। ठीक है। संसार में पुष्प उत्पादन के अंतर्गत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान प्रथम स्थान पर माना जाता है, ये आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ सर्वाधिक क्षेत्रफल में चमेली के फूल की खेती की जाती है, ये भी ध्यान में रखना है। 26 जून को गुलाब दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। विश्व के सर्वाधिक पुष्प आयातक 2 राष्ट्र क्रम से हम देखें तो देखिए यहाँ पे जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका देखने को मिलता है। विश्व में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक फूलों की जो खपत है वो कहाँ की जाती है, स्विट्जरलैंड में की जाती है, कट फ्लावर। ठीक है। इसके बाद कृषि से संबंधित कुछ क्रांतियाँ है वो हम देख लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो अन्य चीज़ें यानी हरित क्रांति के संबंध में और बाकी की जो अन्य क्रांतियाँ उनके बारे में देखेंगे। तो देश की लगभग 2/3 जनसंख्या की बात करें तो कृषि व संबंधित क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। और कृषि की समृद्धि, संपन्नता व उत्पादकता की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियों का विवरण यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा हरित क्रांति की बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन जिसे हम बोलते हैं, तो देखिए यहाँ पे हरित क्रांति हमको देखने को मिलेगी, ग्रीन रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति। ठीक है। इसके बाद हम देखें तो देखिए नीली क्रांति देखने को मिलेगी, सदाबहार क्रांति, और कुछ अन्य क्रांति भी हम यहाँ बात करेंगे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन। अच्छा, यहाँ बताना आपको, देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसकी जनक किसे बोला जाता है और भारत के स्तर पर ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक किसे बोला जाता है। मैं यहाँ पे नाम नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपका जो है आंसर यहाँ पे होना चाहिए कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा हम देखें तो देखिए अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे यूएसए के, जिनका नाम था डॉक्टर विलियम गेट, यूएसए के। उन्होंने 1965 में सर्वप्रथम, अगर बात करें तो अधिक उपज देने वाली जो किस्मों के संदर्भ में सर्वप्रथम 1965 में हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। जनक नहीं है ये, सिर्फ इन्होंने शब्द का प्रयोग किया था, याद रखना है। मैंने यहाँ पे जनक पूछा हूँ। भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना आई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक देखने को मिलती है, 61 से 66। ठीक है। और योजना अवकाश देखने को मिलता है इसके बाद। ठीक है। तो जब तृतीय पंचवर्षीय योजना आई थी 61 से 66 के अंतिम 2 वर्षों में देशव्यापी सूखे का प्रभाव देखने को मिला। कृषि के उत्पादन पर यहाँ पे काफ़ी अधिक पड़ा उसका प्रभाव, और देश के खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर वर्ष 1966 और 67 में योजना अवकाश का काल यहाँ देखने को मिला। हमको देखिए 69 तक देखने को मिला था। और कृषि क्षेत्र में विकास के लिए नई कृषि रणनीति अपनाई गई। साथ में हम देखें तो यहाँ पे इसके अंतर्गत बड़े पैमाने पर अधिक उपज देने वाली यानी कि उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग यहाँ पे देखने को मिला। हाई एल्डिंग वैरायटी जिसे बोलते हैं HYV सीड्स, इनका प्रयोग आरंभ हुआ। और इन बीजों के उत्पादन से जो है अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए यहाँ पे रासायनिक उर्वरकों को बढ़ावा दिया गया। और इसके अलावा सघन कृषि कार्यक्रम अपनाया गया। इसके अतिरिक्त यहाँ देखें हम तो कृषि क्षेत्र में अनुसंधान यहाँ देखने को मिला, प्रशिक्षण देखने को मिला। लघु सिंचाई की जो योजना थी, भूमि संरक्षण जैसे आदि उपाय यहाँ देखने को मिला। भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप हमको गेहूं, मक्का, चावल इनके उत्पादन या जो जितने भी ये उत्पादन थे इनके उत्पादन में काफ़ी अधिक मात्रा में वृद्धि देखने को मिली। और इससे भारत खाद्यान्न के मामले में या हम देखें तो आत्मनिर्भर हो गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अनाजों के आयात बंद होने से महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा की बचत होने लगी। और इसी के अलावा हम देखें तो हमको हरित क्रांति के कुछ दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। जब सिंपल सी बात है रासायनिक उर्वरकों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाएगा तो यहाँ पे उसका दुष्प्रभाव तो देखने को मिलेगा ही ना। तो देखिए यहाँ पे कुछ क्षेत्र थे जैसे कि पंजाब है, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, इन तक यहाँ पे सीमित रही। मतलब बोला क्या जा रहा है कि पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ, कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ही इनका जो है इस तक हरित क्रांति सीमित रह गई और देश के अन्य भाग इससे अप्रभावित रहे। इस प्रकार अगर देखें तो इससे अप्रभावित राज्यों में क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा मिला। हरित क्रांति से गेहूं एवं चावल के जो उत्पादन है, गेहूं एवं चावल के उत्पादन में वृद्धि हो पाई। इस अनुपात में अन्य फसलों के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं देखी गई। मतलब यहाँ पे भेदभाव देखने को मिल रहा है। तो क्षेत्रफल में भेदभाव देखने को मिल रहा है, क्षेत्र विशेष में इसका प्रभाव देखने को मिला और कुछ फसलों तक ही इसका प्रभाव सीमित रहा। अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के कारण क्या हुआ, कीटनाशकों का प्रयोग भी यहाँ पे हुआ और पर्यावरण का प्रदूषण में वृद्धि हुई। भूमि की उर्वरा शक्ति यहाँ पे कम होने लगी। कुछ वर्षों तक अच्छी कृषि होने के बाद 90 के दशक तक कृषि क्षेत्र में स्थिरता देखने को मिलने लगी। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। कुछ घातक यहाँ पे प्रभाव देखने को मिले यानी दुष्प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं किसके अंतर्गत, हरित क्रांति के अंतर्गत। अब बात करते हैं द्वितीय हरित क्रांति, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन। तो प्रथम हरित क्रांति के जो दुष्परिणाम थे उसके रूप में कृषि क्षेत्र में आई स्थिरता को दूर करने के लिए, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने, पर्यावरणीय हितों को ध्यान में रखते हुए
जो कृषि है, कृषि के समग्र विकास को प्रोत्साहन देने के लिए, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सबसे पहले वर्ष 2006 में विज्ञान कांग्रेस हुई थी, जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति थे उनके द्वारा, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो है उनके द्वारा द्वितीय हरित क्रांति, जिसका उद्देश्य था चावल उत्पादन करो, उसका आह्वान उन्होंने किया। और इसके अंतर्गत उन्नत बीजों का चयन जो था क्षेत्रीय भूमि के आधार पर किया गया। इसमें मोटे अनाजों के उत्पादन पर भी ध्यान दिया गया। द्वितीय हरित क्रांति के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी तथा आनुवंशिक इंजीनियरिंग यानी कि बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के प्रयोग द्वारा अधिक उत्पादकता एवं गुणवत्तापूर्ण बीजों के विकास पर यहाँ पे बल दिया गया। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलेगी। साथ ही हम देखें तो इस चरण में टपकन जो सिंचाई है, ठीक है, इसके अलावा फवारा सिंचाई, स्प्रिंकलर जिसे बोलते हैं, ठीक है, टपकन यानी ड्रिप सिंचाई और फवारा यानी कि स्प्रिंकलर इरिगेशन जैसे जो सिंचाई के उन्नत और जो पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल साधन थे उनके उपयोग पर बल दिया गया। साथ ही हम देखें तो जो वाटर शेड मैनेजमेंट का प्रयोग यहाँ देखने को मिला, तो इसके द्वारा बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए भी काफ़ी उपाय किए गए। प्रथम हरित क्रांति जो थी जहाँ उत्पादकता में वृद्धि पर आधारित थी, वहीं द्वितीय हरित क्रांति कृषिगत आय में वृद्धि पर आधारित थी। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है द्वितीय हरित क्रांति के अंतर्गत। एक इंपॉर्टेंट चीज जैसे कृषि उपजों का भंडारण की अगर बात करें तो कृषि उपजों के भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1956 में राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं भंडारण बोर्ड तथा 1957 में केंद्रीय भंडारण निगम जिसे सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की स्थापना यहाँ देखने को मिलती है। इसके बाद राज्यों में भी राज्य भंडारण निगम स्थापित किए गए। भारतीय खाद्य निगम जिसे एफसीआई बोलते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास अपने खुद के गोदाम देखने को मिलते हैं, जिसमें जो है जो मटेरियल होता है, खाद्यान्न होता है, उसको यहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है। अब दूसरी जो क्रांति हमको देखने को मिलती है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन जिसे बोलते हैं, दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि के लिए यहाँ पे देखी गई थी ये। तो पशुपालन जो थी भारतीय कृषि की एक प्रमुख सहायक क्रिया मानी जाती है। दुग्ध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके यहाँ पे उत्पादकता यहाँ पे बढ़ाने के कार्यक्रम को श्वेत क्रांति के रूप में यानी व्हाइट रेवोल्यूशन के रूप में संज्ञा प्रदान की गई। वर्ष 1964 और 65 की बात करें तो सघन पशु विकास कार्यक्रम जिसे इंटेंसिव कैटल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम ICDP इसको बोला जाता है, ये चलाया गया, जिसके अंतर्गत श्वेत क्रांति को सम्मिलित करने के लिए पशुपालकों को सहायता राशि उपलब्ध कराई गई। साथ ही अगर देखें तो बाद में श्वेत क्रांति की गति को और तीव्र करने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड नाम का एक जो है मिशन चलाया गया। तो ऑपरेशन फ्लड है क्या? ऑपरेशन फ्लड भारत में ऑपरेशन फ्लड के जो जनक है वो जाने जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और ऑपरेशन फ्लड तथा श्वेत क्रांति एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं, यानी कि दोनों को हम एक दूसरे के संपूरक मान सकते हैं, किसी को भी कोई भी नाम से यहाँ बुला सकते हैं। इस योजना को 3 चरणों में बांटा गया, जिसमें कृषकों को तथा दुग्ध उत्पादकों को पर्याप्त यहाँ पर लाभ मिला। जैसे कि अगर बात करें तो पहला चरण हमको देखने को मिलता है कौन सा, 1971 से 75। तो 1971 से 75 के अंतर्गत यहाँ पहला चरण देखने को मिला। दूसरा चरण हमको देखने को मिला 78 से 85 तक चला। और इस चरण की अगर बात करें दूसरे चरण की, तो इस चरण के अंतर्गत यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सहयोग से संकर गाय तथा जो अच्छी नस्ल की भैंसें हैं वो तैयार करने की योजना बनाई गई। इस योजना का लाभ जो था देश के 12 राज्यों में देखने को मिला। कुछ उदाहरण देखें तो उत्तर प्रदेश है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और अन्य राज्य हमको देखने को मिले। तीसरा चरण दुग्ध उत्पादन मतलब जो ऑपरेशन फ्लड का हमको देखने को मिला 87 से 96। तो 87 से 96 यहाँ देखने को मिला, इस तक लागू हुआ। और इस चरण में दुग्ध उत्पादन में तीव्र वृद्धि के साथ साथ विपणन सुविधाओं में वृद्धि के उद्देश्य को सम्मिलित किया गया, ताकि कृषकों तथा दुग्ध उत्पादकों को भी इस योजना का समान लाभ प्राप्त हो सके। तो ये 3 चरण थे ऑपरेशन फ्लड के। अब देखिए नीली क्रांति के बारे में जान लेते हैं हम कुछ चीज़ें। नीली क्रांति क्या थी यानी ब्लू रेवोल्यूशन क्या थी? तो ये मछली उत्पादन से रिलेटेड थी। तो मछली उत्पादन के क्षेत्र में जो प्रगति हुई थी उसे नीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। भारत विश्व में अगर बात करें तो मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में तीसरे नंबर पर बड़ा राष्ट्र है, यानी कि इसका विश्व में तीसरे नंबर पर आता है। इसके अलावा हम देखें तो इसके अलावा अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में ये दूसरे नंबर पर आता है। भारत के तटवर्ती राज्यों में 15 मिलियन लोगों का जो है व्यवसाय के रूप में ये जाना जाता है, मत्स्य व्यवसाय देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो देश में जो है मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विश्व बैंक की सहायता से तटवर्ती राज्य अगर बात करें तो 9 राज्य हमको देखने को मिलते हैं। एक विशेष परियोजनाएं लागू की गई। भारत में मत्स्य पालन, भोजन की आपूर्ति में वृद्धि करने, पोषाहार के स्तर को बढ़ाने, रोजगार उत्पन्न करने तथा विदेशी मुद्रा को अर्जित करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। कौन सा? मत्स्य उत्पादन।
कुछ आंकड़े वर्ष 2014 और 15 की बात करें तो यहाँ पे 10 यानी कि एक प्रकार से 10.80 मिलियन टन मत्स्य उत्पादन यहाँ देखने को मिला और यह व्यवसाय निर्यात के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। साथ में हम देखें तो हमको एक चीज़ देखने को मिलती है, मिशन फिशरिंग देखने को मिलता है, फिंगरलिंग मिशन फिंगरलिंग देखने को मिलता है और यह देश में मत्स्य क्षेत्र के तीव्र विकास पर आधारित मिशन है। इसमें मत्स्य उत्पादन को 10.79 मिलियन टन जो कि 2014-15 इससे बढ़ाकर 15 मीट्रिक टन 2020-21 के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित यहाँ पे किया गया है नीली क्रांति के अंतर्गत। एक और बात कर लेते हैं सदाबहार क्रांति, जिसके अंतर्गत सदाबहार यानी कि सभी क्रांति जैसे नीली, हरी, पीली, गुलाबी, श्वेत, भूरी, इन सभी को समेकित रूप से यानी कि इंटीग्रेटेड रूप यहाँ प्रदान किया गया और उसी को यहाँ पर सदाबहार क्रांति का नाम दिया गया। और इस क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था वो हम देखें, कृषि के क्षेत्र में उत्पादन की दर को 4% से ऊपर यहाँ बढ़ाकर मतलब 4% से ऊपर करना। इसमें कृषि को अनुसंधान कार्य से जोड़ा जाएगा तथा इस अनुसंधान तक जो है कृषकों की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। इस क्रांति के अंतर्गत अनुबंधित जो कृषि थी, अनुबंधित कृषि और निजी कृषि में यहाँ पे पूंजी निवेश की जो व्यवस्था थी, पूंजी निवेश की जो अनुमति थी, जैसे उपाय भी यहाँ अपनाए जाएंगे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो कृषि वैज्ञानिक थे डॉक्टर हम देखें तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा सदाबहार क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी। इसके अंतर्गत जैविक कृषि, हरित कृषि के अंतर्गत कीट प्रबंधन, संगठित पौष्टिकता संवर्धन एवं जो प्राकृतिक संसाधन थे प्रबंधन का भी प्रयोग किया गया। सदाबहार क्रांति का केंद्र बिंदु सतत कृषि विकास के लक्ष्य की प्राप्ति यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, तो समेकित रूप से हम देखें तो सदाबहार क्रांति यहाँ देखने को हमको मिली। इसके बाद हम देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट क्रांतियाँ देख लेते हैं। जैसे काली क्रांति किससे संबंधित है, ये वन लाइनर क्वेश्चन या एमसीक्यू के रूप में पूछे जा सकते हैं। जैसे पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित थी। नीली क्रांति हमने ऑलरेडी देखे, मछली उत्पादन। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन। स्वर्ण रेशा क्रांति जूट के लिए। स्वर्ण क्रांति समस्त बागवानी और शहद उत्पादन के लिए। भूरी क्रांति उत्पादन जो है उर्वरक उत्पादन के लिए। गुलाबी क्रांति प्याज के लिए, औषधि के लिए और झींगा उत्पादन के लिए। लाल क्रांति की अगर बात करें तो मांस है, टमाटर इसके उत्पादन के लिए। रजत क्रांति अंडे के लिए। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए। सदाबहार क्रांति कृषि का समग्र विकास, यानी इंटीग्रेटेड रूप से बहुत सारी क्रांतियों को आपस में समग्र कर दिया जाता है, तो वो समझ लीजिए सदाबहार क्रांति। अब तिरंगा क्रांति की बात करें, ट्राई कलर रेवोल्यूशन, तो देखिए जो केसर ऊर्जा क्रांति है, सौर ऊर्जा के बेहतर उपयोग एवं प्रोत्साहन हेतु यहाँ देखने को मिलती है। श्वेत क्रांति पशु कल्याण एवं अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए। नीली क्रांति मछुआरों के कल्याण के लिए तथा साथ ही नदियों की सफाई के संदर्भ में। द्वितीय हरित क्रांति दालों एवं जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए। तो जो कंप्लीट जो क्रांतियाँ हैं उनको समग्र रूप से तिरंगा क्रांति के रूप में जाना जाता है, जो हमने 4 क्रांति की यहाँ पे बात की है। तो ये तो हो गई हमारी कंप्लीट, जो कि हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्रांतियाँ थी। अब कुछ पंचवर्षीय योजना वो जो है वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं हमने आज की अभी की जो क्लास है उसमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़ ली हैं। ठीक है, तो हमने उद्यानिकी से पढ़ना शुरू किए थे। उद्यानिकी जो कि कृषि के अन्य क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर शामिल किया जाता है। और इसके पहले हमने पशुपालन और मत्स्यिकी के बारे में बात की है। उद्यानिकी की हमने कुछ बेसिक चीज़ जाने। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे देखिए फल उत्पादन से संबंधित अनुसंधान केंद्र वो हमने देखे। फल उत्पादक राज्यों की बात करें और देशों की अगर बात करें वो हमने देखें। ठीक है, उसके बाद सब्जी उत्पादन हमने देखें। फिर मसाला उत्पादन की बात करें, पुष्प उत्पादन, कृषि से संबंधित कुछ क्रांतियों की बात करें तो यहाँ पे उनका हमने देखे। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, इसके अलावा सदाबहार क्रांति, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने जाने। हरित क्रांति क्या होती है, द्वितीय हरित क्रांति के बारे में जाने, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, सदाबहार क्रांति और कुछ अन्य क्रांतियों के नाम हमने देखे हैं और किससे संबंधित है वो देखे हैं। तो ये आपको लेक्चर आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप उत्तर लेखन ग्रुप है इसी में टेलीग्राम में, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप डेली की डेली यहाँ उत्तर लिखने का प्रयास कर सकें और मेंस के लिए आपको जो है कठिनाई का सामना ना करना पड़े वहाँ पर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट जो भी क्लास है उसमें। तो तब तक के लिए जय हिंद।